नमस्कार साथियों, एनवीरा एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं राकेश चौहान, आपका सामान्य विज्ञान टीचर। आज आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन को पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन होता क्या है और उनके एग्जाम्पल जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं कि कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन का है या कौन सा रासायनिक परिवर्तन का है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है साथियों? रासायनिक परिवर्तन रटना नहीं है, आपको चीजें समझनी है। रासायनिक परिवर्तन यानी आंतरिक परिवर्तन होगा। जैसे आपको बोल दिया जाए किसी कागज को जला दिया गया है, तो क्या आप जले हुए कागज से वापस कागज प्राप्त कर सकते हो? नहीं। यानी एक ऐसा परिवर्तन जिससे हम मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर भौतिक परिवर्तन की बात की जाए, हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिससे हम मूल पदार्थ वापस ला सकते हैं। जैसे बर्फ पिघलेगा, पानी बनेगा और पानी से वापस क्या बनेगा? बर्फ बन सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल विपरीत है भौतिक परिवर्तन के, यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें मूल चीजें या मूल पदार्थ वापस प्राप्त नहीं हो सकता, उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। तो पहला पॉइंट याद रखना है आपको रासायनिक परिवर्तन में, इस प्रकार के परिवर्तन में, इस प्रकार के रासायनिक परिवर्तन में, इस प्रकार के रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। फैक्ट के रूप में याद करना है, नए पदार्थ कैसे प्राप्त होते हैं। जैसे आपने लकड़ी को जलाया तो लकड़ी जलने के बाद किस में कन्वर्ट हो गई? कोयले में। उस कोयले से आप वापस लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते। यानी हमारे पास मूल पदार्थ क्या था? लकड़ी। क्या वापस लकड़ी ला सकते हो? नहीं ला सकते। यानी कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, यानी कुछ ना कुछ नया प्राप्त होगा। वह कौन सा परिवर्तन होगा? केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन। तो पहला कथन के रूप में याद रखना है, इस प्रकार के परिवर्तन में नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। दूसरा याद यह रखना है, नए पदार्थ, जो भी नए पदार्थ प्राप्त होंगे ना, नए पदार्थों के गुण, नए पदार्थों के गुण मूल पदार्थों के गुण से पूर्णतः भिन्न होते हैं। गुण से पूर्णतः भिन्न होते हैं। यानी जो भी नया पदार्थ मिलेगा उसके गुण और पहले वाले पदार्थ के गुण एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी समान नहीं होंगे। अगर मैं तीसरे गुण की बात करूं रासायनिक परिवर्तन के लिए, तीसरा फैक्ट, इस प्रकार के परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ के अणुसूत्र बदल जाते हैं। अणुसूत्र बदल जाते हैं। यानी एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के अणुसूत्र बदल जाते हैं। यानी मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपने लिया कार्बन, क्या लिया बच्चों? कार्बन। कार्बन का प्रतीक होता है C। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कार्बन को वायुमंडल यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप उसे जलाओगे तो क्या प्राप्त होगा? CO2। तो यहां ध्यान देना साथियों, यहां कार्बन है और यहां ऑक्सीजन है। जब किसी रासायनिक संयोग द्वारा ये दोनों जुड़े तो किसका निर्माण हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। किसका निर्माण? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और ये वायुमंडल में कितने परसेंटेज होती है ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। आपको साथ ही साथ में याद रखना है 0.03%।
0.03%। और इसकी प्रकृति, क्वेश्चन छोटे छोटे बनेंगे फैक्ट के रूप में, इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। ये कैसा व्यवहार करती है? अम्ल की तरह व्यवहार करती है, यानी H+ आयन की तरह व्यवहार करती है, यानी इसका गुण होता है अम्लीय। ये एक आधातु है और आधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति हमेशा क्या होती है? अम्लीय होती है। मैं अगले गुण की बात करूं, ये आपको कथन के रूप में याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का परिवर्तन, इंपॉर्टेंट है ये गुण, इस प्रकार का परिवर्तन, इस प्रकार का परिवर्तन स्थायी, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। रासायनिक परिवर्तन होता है स्थायी या अस्थायी? तो इस प्रकार का परिवर्तन स्थायी होता है, स्थायी होता है। अब मैं आपको समझा दूं स्थायी कैसे होता है। यानी आपने इस कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो कौन सी गैस रिलीज हो गई, यानी कौन सी गैस प्राप्त हो गई? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आप ऑक्सीजन और कार्बन वापस प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं हम वापस प्राप्त, क्योंकि यह परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है केवल एक दिशा में होता है। अगर यहाँ पे होता भौतिक परिवर्तन तो हम वापस जिस रास्ते से आए उसी रास्ते पे वापस जा सकते हैं। यानी हमारे पास बर्फ का टुकड़ा था, पिघल के पानी बन गया, उस पानी को फ्रीज में रखोगे तो वापस क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। यानी दोनों दिशाओं में होता हमेशा भौतिक परिवर्तन, और केवल एक दिशा में होने वाला परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। तो एक पॉइंट और याद रखना, ये परिवर्तन एक ही दिशा में, इंपॉर्टेंट है, एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है। तो ध्यान देना, ऐसा कौन सा परिवर्तन है पूछा जाता है कि जो केवल आगे की दिशा में या अग्र दिशा या एक दिशा में होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए रासायनिक परिवर्तन है जो केवल एक दिशा में होता है, दोनों दिशाओं में नहीं होता है। तो इसका प्रतीक याद रखना, जैसे मैं मान लूं X कोई अभिकारक है, ये बनेगा Y उत्पाद में, ये वापस Y से X की ओर नहीं जा सकता। वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। और जो एक दिशा में होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन होता है उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, इनमें से कोई नहीं या दोनों। तो आपका आंसर होना चाहिए जो परिवर्तन एक दिशा में होता है उसे क्या बोला जाता है? अनुत्क्रमणीय। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय कैसे होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, आपने मोमबत्ती को जलाया, मोमबत्ती का जलना, अगर मोमबत्ती का जलना यानी मोमबत्ती को जलाया तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी? जल जाएगी। अब जलने के बाद क्या उस जली हुई मोमबत्ती से वापस मोमबत्ती प्राप्त कर सकते हो? नहीं प्राप्त कर सकते। यानी कोई भी चीज जलने के बाद हम उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक ट्रिक यहाँ ये बनानी है आपको, रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार से बैड इफेक्ट है, यानी खराब चीज है, खराब परिवर्तन है। तो याद करने का तरीका यह है कि जो भी परिवर्तन खराब होगा, जैसे सब्जियों का सड़ना, ये भी एक खराब बात है। किसी वस्तु का जलना, ये भी एक खराब बात है। किसी वस्तु का सड़ना, ये भी क्या है? गलना, सड़ना, जलना, दहन, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जो चीजें खराब है, एक तरीका याद रखना, वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। मैं आपको एक बार एक पॉइंट फिर से रिपीट करवा देता हूं, इंपॉर्टेंट है, कथन के रूप में भी पूछा जा सकता है। कंपटीशन लेवल बहुत ही हाई हो चुका है, इसीलिए कथन के रूप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी हमें थ्योरी पूरी पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आपको थ्योरी का पूरा ज्ञान है तो आप कंसेप्ट फैक्ट क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। यानी रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपको अगर इतनी जानकारी है तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दिया जाए तो आप नहीं अटकोगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो एक बार मैं फिर बता देता हूं इनको। इस प्रकार के रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। नए पदार्थ का अर्थ ये हुआ कि जैसे आपने
कोयले को जलाया तो राख परिवर्तन हो गया, यानी लकड़ी को जलाया तो कोयला और कोयले को जलाया तो राख। क्या आप राख से वापस कोयला ला सकते हो? नहीं ला सकते, यानी बैक नहीं जा सकते। कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। यानी नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होंगे, यानी लकड़ी को जलाया, उस लकड़ी के गुण और कोयले के गुण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ के अणुसूत्र बदल जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है अणुसूत्र, यानी यहाँ पे CO2 है जबकि यहाँ O2 है और यहाँ C अलग है, यानी गुण बदल जाते हैं अणुसूत्र। इस प्रकार का परिवर्तन स्थायी होता है। यानी मैं अगर बात करूं भौतिक परिवर्तन की, उनका अस्तित्व होता ही नहीं है, वो होते अस्थायी, यानी ज्यादा लिमिट तक नहीं रहते। ये भाई साहब रासायनिक परिवर्तन स्थायी क्यों है? आपने एक बार किसी कागज को जला दिया तो वो हमेशा जला हुआ ही रहेगा। जली हुई चीज से कागज वापस प्राप्त नहीं हो सकता। यानी ये परिवर्तन क्या है बच्चों? स्थायी है, स्टेबल। अगर मैं बात करूं, ये परिवर्तन केवल एक ही दिशा में होता है, यानी केवल अग्र दिशा में हो सकता है, पश्च दिशा में वापस नहीं हो सकता है। इसका चिन्ह आपको क्या करना है? याद रखना। और लास्ट है रासायनिक परिवर्तन अनु उत्क्रमणीय होता है। तो इस प्रकार हमने रासायनिक परिवर्तन के मुख्य गुण और अब हम इनके पढ़ेंगे एग्जाम्पल, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल रासायनिक परिवर्तन तथा भौतिक परिवर्तन के। इंपॉर्टेंट लगाना, यहां से इस टॉपिक का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। उदाहरण तो 100% रासायन विज्ञान में इंपॉर्टेंट होते ही है। कौन सा उदाहरण रासायनिक परिवर्तन का है और कौन सा भौतिक परिवर्तन का। तो आपको उदाहरण रटने नहीं है, मोस्टली तो आपको याद करने हैं, लेकिन मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको एग्जाम्पल याद आसानी से हो जाएंगे। आपके सामने कैसा भी एग्जाम्पल आए, आप रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में उनमें अंतर स्पष्ट कर पाओगे। तो मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, लोहे पर जंग लगना। आगे हम इसका विस्तार से पढ़ेंगे कि लोहे पर जंग लगने से क्या क्या परिवर्तन होता है, कौन सी अभिक्रिया होती है और उनका सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको केवल यही पढ़ना है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। क्यों है, मैं कारण स्पष्ट कर रहा हूं। आपके पास लोहा है, साधारण लोहा है, उस पर जंग लग गया, क्या उस जंग को आप हटा के वापस एकदम जितना लोहा था उतना प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते। यानी कुछ ना कुछ नया। तो एक चीज माइंड में डाल देना, कभी भी कुछ नया प्राप्त हो, हमने थ्योरी में पढ़ा, जो चीज नई प्राप्त होगी उसको हमें डालना है रासायनिक परिवर्तन में, और हम उन चीज से वापस वो चीज प्राप्त नहीं कर सकते। यानी लोहे पर जंग लगने के बाद एकदम नया लोहा वापस प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन आ जाएगा। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया मिल जाए और मूल वापस प्राप्त ना हो, कहां पे जाना है? रासायनिक परिवर्तन पे। लकड़ी का जलना, यहां पे ऐसा भी पूछा जा सकता है कोयले का जलना, कोयले का जलना, या पूछा जा सकता है कार्बन का दहन, कार्बन का दहन। और सीधा ऐसा भी पूछा गया है दहन किस प्रकार का उदाहरण है। बच्चों मैंने ये बताया था, साथियों मैंने ये बताया था दहन यानी कोई भी चीज जलेगी, खराब चीज है, जलने के बाद वापस वैसी की वैसी प्राप्त नहीं होती है, तो आपको कहां डालना है? रासायनिक परिवर्तन में। तीसरा गुण है जंग लगना। लोहे पर जंग लगना और जंग लगना एक ही चीज है। ये भी किसके परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। यह है गोबर गैस का बनना। गोबर गैस किसे बोला जाता है, यानी कौन सी गैस को आप गोबर गैस कहोगे? वेरी इंपॉर्टेंट है CH4। CH4 में इस गैस के बहुत ही अन्य नाम है जो 101% SSC 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है कि धान के खेतों में, ध्यान से सुनना, धान के खेतों में काम करने वाली महिलाओं का बेहोश होना, धान के खेतों में काम करने वाली महिलाओं का बेहोश होना किस गैस के कारण? आपका आंसर होना चाहिए मैथेन। क्या गैस है? मीथेन या मैथेन। आपने साथियों सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि सीवरेज लाइन, जोधपुर में सीवरेज लाइन में काम करने वाले व्यक्तियों की मृत्यु, यानी गटर लाइन या सीवरेज लाइन में काम करने वाली व्यक्तियों की मृत्यु, वहां पे कौन सी गैस होती है? CH4। वही गैस मैथेन गैस के कारण बेहोश होना या मृत्यु तक हो सकती है, वो गैस है मैथेन गैस। और आपने ये भी सुना होगा कि कुएं खोदते समय व्यक्ति बेहोश होकर उसकी मृत्यु हो जाना, वो वहां पे भी कौन सी गैस होती है? मैथेन गैस होती है। और
दलदली क्षेत्र यानी कीचड़ वाले क्षेत्र, जैसे गेहूं के खेतों में कीचड़ वाला क्षेत्र ही होता है, वहां पे काम करने पर भी ये गैस रिलीज होती है, मेथेन गैस। तो 4 चीजें याद रखनी है। मेथेन गैस को गोबर गैस भी कहते हैं, बायोगैस भी कहते हैं, और कुएं खोदते समय व्यक्ति की मृत्यु इस गैस के कारण होती है। सीवरेज लाइन में काम करने वाले व्यक्तियों की मृत्यु या बेहोश होना इसी गैस के कारण, और धान के खेतों में काम करने वाली महिलाओं का बेहोश होना 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन कौन सी गैस होती है वहां पे, तो आपका आंसर होना चाहिए मेथेन। यानी जब भी मेथेन गैस का निर्माण होगा यानी कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस होगा, तो कहां पर चले जाना है, रासायनिक परिवर्तन में। मैं आगे बात करूं बीज का अंकुरण होना, क्या अंकुरित बीज से वापस बीज ला सकते हैं, वही अवस्था वापस जा सकते हैं यानी नहीं जा सकते। बीज का अंकुरण भी किस प्रकार का परिवर्तन है, केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 2019 LDC इस वैकेंसी में पूछा गया क्वेश्चन है कटी सेव का भूरा होना। ये प्रैक्टिकल आप घर पे करके देख सकते हो। कटी सेव में क्या होता है, इसका मैं एग्जांपल आपको सिद्ध कर देता हूं। ये रासायनिक परिवर्तन कैसे है। सेव में होता है आयरन, क्या होता है, आयरन, और उसको काटने के बाद उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, किसकी, ऑक्सीजन वायुमंडल की उपस्थिति में, तो आयरन ऑक्साइड, यानी कुछ ना कुछ 2 केमिकल मिले हैं, यानी 2 परमाणु मिले हैं, कुछ नया बना है। जब भी कुछ नया बनेगा, कुछ अभिक्रिया होगी, कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। कटी सेव के ऊपर आप कभी देखना एक परत के रूप में काली काली परत आ जाती है, भूरी भूरी परत आ जाती है, सॉरी, तो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। आप बोलोगे सर उनको ऐसे ऊपर से काट दें, अरे वो काटोगे तो पहले थी उतनी प्राप्त नहीं होगी ना, यानी मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। वो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अगला उदाहरण है जो आप दैनिक जीवन में भी देख सकते हो। अगर आपके पास आटे से रोटी बनाना, सोचने वाली बात है, क्या आप रोटी से वापस आटा बना सकते हो, नहीं बना सकते। यानी ऐसा परिवर्तन जिससे मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता, वो कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे अंडे का उबलना, क्या उबले हुए अंडे के बाद वापस मूल अंडा ला सकते हो, नहीं ला सकते हैं। अंडे का कवर किसका बना होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का। दूध से दही बनना, वेरी इंपॉर्टेंट, दूध से दही बनना कौन से, वो एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ये आपको याद रखना है। दूध से दही के निर्माण में किस बैक्टीरिया का योगदान होता है, लैक्टोबैसिलस। आप सोचो कि दूध है आपके पास, उससे दही बन गया, क्या आप दही से वापस दूध ला सकते हो, नहीं ला सकते, यानी दही से दूध वापस नहीं बन सकता। एक चीज माइंड में सेट कर लो, यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया बनेगा, हम मूल पदार्थ वापस प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन। जैसे भोजन का पाचन, जैसे हम भोजन करते हैं तो उसका पाचन होता है, क्या पचे हुए भोजन से वापस एकदम फ्रेश भोजन प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी कुछ ना कुछ क्रिया होगी तो नया बन जाएगा। आटे से रोटी बनना, ये फिर लिख दिया एक बार, कोई बात नहीं, आपको वापस पढ़ लो। सब्जियों का मुलायम होना, इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है। सब्जियों का मुलायम होना कैसे, मार्केट में जाओगे आप, सब्जी लेके आओगे, एकदम ठोस अवस्था में होती है, प्रत्येक सब्जी लगभग कठोर होती है, वो सब्जी घर पे लाके बनाने के बाद एकदम क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है। यानी उस मुलायम सब्जी से आप वापस कठोर सब्जी प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। यानी ऐसा परिवर्तन, एक ही चीज बार बार दोहरा रहा हूं कि कुछ ना कुछ नया मिलेगा, ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया पदार्थ प्राप्त होगा, हम उन पदार्थ से वापस पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमने रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण पढ़ लिए, और अब हम पढ़ेंगे गैल्वेनीकरण, यानी इसे बोलते हैं यसद लेपन, या एक इसका अन्य नाम आपको याद रखना है जस्तीकरण, जस्तीकृत या जस्तीकरण, जस्तीकरण क्या होता है, जस्तीकरण यानी जैसे कोई भी लोहे की वस्तु है, उसको जंग से बचाने के लिए आप क्या करोगे, उसके ऊपर जिंक या जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, उसे ही क्या बोला जाता है, गैल्वेनीकरण या यसद लेपन, या कहते हैं जस्तीकरण। यानी सामान्यतः लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है, एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है, कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए जिंक धातु। यानी लोहे की वस्तुओं को
लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते, इसका प्रतीक याद रखना, आपको प्रतीक होता है ZN, और अन्य नाम भी याद रखना, जिंक बोला जाता है इसे। जिंक की परत चढ़ाई जाती है, यानी लोहे की वस्तु को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? आपका आंसर इतना ही होना चाहिए, जिंक धातु। अन्य ऑप्शन में आएंगे लेकिन आप क्या करोगे? जिंक करोगे। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनीकरण। अब मैं बात करूं, अगर लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, अगर लोहे पे जंग लग जाए तो उसके भार में क्या होगा? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे में, तो आपको पॉइंट लगा के याद करना है यहाँ पर ये कि लोहे पर जंग लगने के कारण इतना ही याद रखना, भार क्या होगा उसका? भार बढ़ेगा या घटेगा? तो आपको याद रखना भार बढ़ेगा। क्या होगा? भार बढ़ेगा। और लोहे पे जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और एक उदाहरण बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि चांदी का बदरंग होना। आपने चांदी के जेवर देखे होंगे जो वायुमंडल की उपस्थिति में खुला रहने के कारण बदरंग हो जाते हैं, तो काफी जने इसका आंसर गलत करके आते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण परत बना लेती है, लेकिन एक श्रेणी होती है सक्रियता श्रेणी, उसके आधार पे देखा जाए तो चांदी सबसे नीचे आती है, यानी चांदी लगभग सबसे निष्क्रिय धातुओं में है। उससे भी नीचे अगर पूछ ली जाए तो सोना सबसे निष्क्रिय धातु है, यानी सोने को बोला जाता है धातुओं का राजा। एक श्रेणी है, ये आपको याद रखनी है, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Ap, Pb, H, Hg, Ag, Au, ये श्रेणी है। इसमें जो ये चार धातुएं होती है लगभग सबसे क्रियाशील होती है, हाइड्रोजन के ऊपर वाली क्रियाशील होती है, लेकिन ये जो नीचे होती है निष्क्रिय धातु होती है, यानी ये यौगिक नहीं बनाती है, किसी के साथ क्रिया नहीं करती है। यानी यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिल्वर वायुमंडल में उसका रंग बदरंग हो जाता है किसकी परत के कारण? तो आंसर ये नहीं होना चाहिए कि ऑक्सीजन की परत, ऑक्साइड की परत, आंसर ये होना चाहिए सिल्वर सल्फाइड की परत, यानी चांदी का बदरंग होना, चांदी का बदरंग यानी चांदी का काला होना या चांदी का बदरंग होना। तो चांदी का प्रतीक होता है सिल्वर यानी Ag, इसके ऊपर सल्फाइड की परत यानी सल्फर की परत आ जाती है Ag2S, तो यहां कितना कर दूं? 2, यानी इसे बोला जाता है सिल्वर सल्फाइड। क्या बोला जाता है? सिल्वर सल्फाइड, इसकी परत आ जाती है। और ऑप्शन में ये भी मिलेगा सिल्वर ऑक्साइड, लेकिन आंसर होना चाहिए सिल्वर सल्फाइड की परत के कारण चांदी क्या हो जाती है? बदरंग हो जाती है। ऑक्सीजन के कारण क्यों नहीं होती है? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्रिया ही नहीं करती है, क्योंकि सबसे निष्क्रिय धातु, ये इसका मेन रीजन है। अब मैं बात करूं लोहे पर जंग लगने के कारण उसका भार बढ़ जाता है, लेकिन एग्जाम में ये भी पूछा गया जंग का रासायनिक सूत्र, तो आपका आंसर होना चाहिए Fe2O3.XH2O। ये ऑप्शन में मिले तो आपको ये करना है, अगर यहाँ X नहीं मिले तो आपको ये करना है Fe2O3.3H2O। ये होता है जंग का रासायनिक सूत्र, जंग। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उनके मुख्य रूप से उदाहरण, और रासायनिक परिवर्तन के बाद हमने पढ़ा था गैल्वेनीकरण, जिसे बोला जाता है यसद लेपन, जस्तीकरण, यानी लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसे बोला जाता है गैल्वेनीकरण। अगर लोहे पे जंग लग जाए तो उसका भार क्या हो जाता है? वर्दी हो जाता है। जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3.3H2O, ये नहीं मिले तो X, H2O, X की वैल्यू 3 से अधिक नहीं हो सकती है। चांदी का बदरंग होना, आंसर होना चाहिए सिल्वर सल्फाइड के कारण, क्योंकि सिल्वर सक्रियता श्रेणी में सबसे
नीचे सोने से जस्ट ऊपर पाई जाती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में फेसबुक का लिंक दे रखा है, आप उससे भी जुड़िए, और नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।